नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री ने कैसे केदारनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे बद्रीनाथ और उससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स हम देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ एट 10 में रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। केदारनाथ रोपवे परियोजना की रखी आधारशिला। मंदाकिनी और आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में भी करेंगे पूजा अर्चना। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। साथ ही माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नई दिल्ली में हो रही इंटरपोल की 9वीं महासभा का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र को करेंगे संबोधित। पुलिस स्मृति दिवस। केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल मिडकैट की जगह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने पर हुए देश सहमत। ये गैस पाइपलाइन बार्सिलोना और मार्सेल से गुजरकर प्राकृतिक और हाइड्रोजन गैस कराएगी मुहैया। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन 2022 के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। जोड़ी का अब चौथी वरीयता प्राप्त मलेशियाई और मौजूदा विश्व चैंपियन आरोन चिया और सो वुई यिक से होगा मुकाबला। दो बार की टी20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज का टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफायर्स के अंतिम मैच में आयरलैंड की टीम के साथ मुकाबला। पहले क्वालिफायर्स में मैच में उलटफेर का शिकार हुई कैरिबियाई टीम के लिए करो या मरो की स्थिति। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे होंगे आमने सामने। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में अनीश और सिमरनप्रीत ने रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम में जीता रजत पदक। पदक तालिका में भारत 26 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। तो आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। ओम त्रयलां त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदलम् एकं नीलकण्ठं शिवार्पणं त्रिशाखे बिल्वपत्रे च नक्षत्रे कोमले शिवे शिवपूजां करिष्यामि नीलकण्ठशिवार्पणं। नमो विद्महे च कवचने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेन्याय च नमः धनुर्धराय च हनन्याय च नमः।
मंगलम आयुधम समर्पयामि। महादेवाय नमो, नीलकंठाय नमो, मृत्युंजयाय नमो, सांब सदाशिवाय नमो, केदारेश्वराय नमो नमः। साथ ही प्रधानमंत्री ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे परियोजना की उन्होंने आधारशिला रखी। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का जो समय अभी 6 से 7 घंटे लगता है वो कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहब को जोड़ेगा। ये लगभग करीबन 12 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होगा और यात्रा का समय एक दिन से कम होकर आप देखिए केवल 45 मिनट तक सीमित होगा। ये रोपवे घांगरिया को जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। इस रोपवे को लगभग 2 तो जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री और श्रमिकों के साथ भी संवाद किया। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जो तमाम प्रगति के कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनकी समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं, ये कुछ देर पहले के दृश्य हैं। जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री विकास कार्यों का कि किस तरह से केदारनाथ की जो एक घाटी है, यहाँ पर हम जानते हैं जो विभीषिका केदारनाथ घाटी ने झेली थी, उसके बाद किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होती है। जिस तरह के रोपवे का हम जिक्र कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी समय की बचत उन श्रद्धालुओं के लिए होगी। तो किस तरह से ये बनकर तैयार होगा। देखिए, ये जो यहाँ पर भवन बनाए जाएंगे या ये चौड़ीकरण जो किया जा रहा है, उसका जायजा खुद लेते हुए प्रधानमंत्री कि ये जो कार्य हैं, ये जो विकास कार्य जिनको लगातार सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है, तरजीह देती है, आखिर वो विकास कार्य और वो प्रगति के कार्य कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या मिशन मोड में उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार मिलकर जो काम कर रही हैं, वो कितना आगे गया है, इसका जायजा लेते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 3400 करोड़ रुपए इसकी अधिक से जो कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, क्योंकि देखिए जो तमाम ये धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम बात केदारनाथ की करें, हम बात करें बद्रीनाथ की, इसमें एक चीज़ हमें समझनी होगी कि कनेक्टिविटी का इशू हमेशा से रहता है और उस कनेक्टिविटी के इशू को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से इस रोपवे की आधारशिला रखी गई है और ये तमाम विकास कार्य जो उससे जुड़े हुए वहाँ पर किए जा रहे हैं, उनका आगे बढ़ना मिशन मोड में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार की असीम संभावनाओं के आकाश खोलेगा और किस तरह से वहां रह रहे लोगों को सुगमता होगी, वहां जाने वाले लोगों को सुगमता होगी, इसकी एक बांगी हम देख सकते हैं। तो केदारनाथ रोपवे जिस तरह से हमने बताया कि करीबन 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। वर्तमान में हमने आपको बताया 6 से देखिए 7 घंटे का समय मात्र कितना रह जाएगा, 30 मिनट का। और प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ वहां चल रहे जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा से पहले देखिए जो श्रमिक हैं उनसे संवाद किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। सहज सरल स्वाभाविक तरीके से तमाम श्रमिक, हमने देखा था कि कर्तव्य पथ जिन्होंने बनाया था उन श्रमिकों के साथ भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया था। संवाद करके उनके एहसास, उनके और अनुभव को साझा करते प्रधानमंत्री।
तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के साथ संवाद किया, उनके अनुभव सुने और उनके अनुभवों को सुनकर आप देख सकते हैं तस्वीर भी खिंचवाई और कैसे वो जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं बता रहे कि वो खुद अपने आप को जनप्रतिनिधि और जन प्रधान सेवक मानते हैं और बहुत ही सहज और सरल और स्वाभाविक तरीके से वो वहाँ श्रमिकों से संवाद करते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माणा गाँव जो आखिरी गाँव है इस देश का, वहां सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो अराइवल यानी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री भी प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफी खुश हैं। तो इस यात्रा के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक और कदम साबित होंगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा ये परियोजनाएं रणनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। ये क्षेत्र सिख तीर्थस्थल हेमकुंड साहब के लिए भी जाना जाता है। इन जगहों पर शुरू हो रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से धार्मिक महत्व के स्थानों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किए गए हैं और यही प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। और अब प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से कुछ इतर खबरें देखते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। 21 अक्टूबर 1959 को आज ही के दिन चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में एक पुलिस पेट्रोल पर हमला कर 10 भारतीय जवानों की हत्या कर दी थी। वर्ष 1960 से ही 21 अक्टूबर के दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। अभिनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। और अब शहीद पुस्तिका को आदर भाव के साथ स्मृति स्मारक पर रख दी गई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के पुलिसकर्मी अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं। देश भर के पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अमित शाह ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए पुलिस ने सामूहिक रूप से अथक प्रयास किए। अमित शाह ने कहा पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना काल में अहम भूमिका निभाई। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी के से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान
CAPF योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पुलिसजनों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर काम किया। हमारे पुलिसजनों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, प्रदेश के सौहार्द को स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और एक सब डिवीजन में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 एफ्स्पा की अवधि को और 6 महीने बढ़ा दिया। यह आदेश 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए एफ्स्पा हटाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप DRDO पूरी तरह से तैयार है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने DRDO के अध्यक्ष से भारत में निर्मित जो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं उस पर बात की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ DRDO के नए नियुक्त चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत है। डॉक्टर कामत, आपका DRDO का जो इस बार एक्सपो डिफेंस एक्सपो 2022 में पाथ टू प्राइड कैसे आपका फोकस है इस बार DRDO के पवेलियन का? देखिए, DRDO पहले से ही आत्मनिर्भरता की ओर काम कर रहा है, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री जी ने ये क्लैरियन कॉल दिया है कि कंट्री को आत्मनिर्भर बनना है, अब हम इंडस्ट्री के साथ स्टार्ट से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो जल्दी प्रोड्यूस हो सकें और उसको जल्दी इंडक्ट हो सकें। तो हम अभी इंडस्ट्री के साथ DCPP कर रहे हैं। उसके लिए अभी आपने ATACMS गन के बारे में सुना होगा, एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। उसमें हमने शुरुआत से भारत फोर्ज और टाटाज के साथ काम किया है और ये गन सबसे बढ़िया गन है, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज इसका है, 48 किलोमीटर्स रेंज है इसका। और ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इंडस्ट्री और DRDO साथ में काम करें तो वी कैन प्रोड्यूस द बेस्ट सिस्टम और सबसे बहुत कम टाइम में इसको डेवलप। आने वाले 3-4 सालों में कटिंग एज फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स क्या होंगे सर DRDO के? एक तो LCA Mark II होगा, एक तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs होगा, तापस होगा, फिर काफी सारे नए मिसाइल सिस्टम्स आएंगे। खबर मध्य प्रदेश है, जहां के शासकीय स्कूलों में भी छात्रों के बीच स्वच्छता की अलग जगाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे न केवल ये बच्चे स्वच्छता के महत्व को समझ रहे हैं बल्कि अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का फल है कि भोपाल का शासकीय स्कूल जो है उसे स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला। स्कूल को ये सम्मान स्वच्छता के लिए किए गए अनेक नवाचारों को मिला है। उसे देखते हुए तो आइए अब नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। स्वच्छता के गीत गाकर स्कूली ड्रेस में ये छात्राएं किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं, बल्कि ये छात्राएं प्रतिदिन अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को विद्यालय स्वच्छ रखने का संदेश दे रही हैं। ये नजारा है भोपाल के शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का। रोज स्कूल की घंटी बजते ही सबसे पहले प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान होता है, जिसके बाद स्कूल की स्वच्छता टीम की ये छात्राएं सभी विद्यार्थियों से स्वच्छता की अपील कर उन्हें गीत के माध्यम से स्वच्छता रखने की अपील करती हैं।
यहाँ सभी स्टूडेंट सफाई के प्रति इतने सजग हैं कि वे एक दूसरे को स्कूल की सफाई के साथ खुद की सफाई की भी जरूरी बातें बताते हैं। पहले हम अपनी क्लास में आते हैं और अपनी बेंचेस को देखते हैं कि हम जिस बेंच पे बैठ रहे हैं वो साफ़ है कि नहीं, उसे साफ़ करते हैं। और हमारे स्कूल में सदन बनाए गए हैं स्वच्छता के, जो कि ये देखते हैं कि कौन सी क्लास साफ़ है और कौन सी साफ़ नहीं है, और वो रिपोर्ट हमें अपनी टीचर्स को देनी होती है, जिससे कि वो जो कर्मचारी हैं सफाई करने वाले उन्हें बताती हैं कि ये क्लास साफ़ नहीं है और वो उसे साफ़ करते हैं। स्कूलों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के ये प्रयास न केवल भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश के स्कूलों में किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अब स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है। हमारे विद्यालयों में जो प्रार्थना प्रारंभ होती है, प्रार्थना प्रारंभ के समय ही स्वच्छता विषय पर इस पर विद्यार्थियों को आवश्यक जो है हमारी शासन की योजनाएं हैं और स्वच्छता का महत्व है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इस विषय पर बच्चों को बताया जाता है और प्रत्येक स्कूल में स्वच्छता के लिए एक शिक्षक को प्रभारी बनाया गया है। राज्य स्तर पर 45,000 से अधिक स्कूलों ने सर्वेक्षण में भाग लिया था और भोपाल के 350 स्कूल इसमें शामिल हुए थे। सर्वे में भोपाल के 8 स्कूलों को 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। स्कूल के समय से ही बच्चों में स्वच्छता के संस्कार विकसित करने की स्कूल प्रबंधन की ये कोशिश निश्चित ही तारीफ काबिल है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से दीपक जैन की रिपोर्ट। और बात करते हैं हम दीपावली के त्योहार की, और जब दीपावली की बात हो और अयोध्या का जिक्र ना हो ये संभव नहीं है। साल 2017 से अयोध्या में चली आ रही दीपोत्सव की परंपरा इस बार भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अयोध्या में 3 दिवसीय अयोध्या दीपोत्सव समारोह आज से शुरू। इस बार अयोध्या का 6वां दीपोत्सव बहुत ही दिव्य और भव्य होने जा रहा है। पीएम मोदी भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीप बिछाने का काम आज से शुरू हो रहा है और दियों में तेल डालने का काम कल से शुरू होगा। 23 तारीख की शाम को दीपकों को जलाने का काम रहेगा। वहीं सुरक्षा संबंधी भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार लाइट एंड साउंड के 12 शो होने हैं, जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां हैं। वहीं करीब 17 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का लक्ष्य तय किया गया। बीते वर्ष अयोध्या में 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे। वहीं साल 2020 में यहाँ 5 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए थे। अब बात करते हैं एक अनोखे कैफे को लेकर। तो देश में पहली बार कोलकाता में एक डाकघर के परिसर में पार्सल कैफे खोला गया। सौली नाम के पार्सल कैफे का मकसद लोगों, खासकर युवाओं को आकर्षित करना है। कैफे को डाकघर के पारंपरिक फर्नीचर के साथ स्थापित किया गया, जिसमें लगभग 100 साल पुरानी बेंच और टेबल शामिल हैं, और कैफे को डाक इतिहास से संबंधित वस्तुओं और लेखों से सजाया गया। डाक के शुरुआती दिनों के इतिहास से लेकर विभिन्न प्रकार के भारतीय डाक टिकटों के पोस्टर्स से कैफे को सजाया गया है, जो डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और भारतीय डाक के इतिहास में रुचि वालों जो लोग थे, वो उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। भारतीय डाक सेवा की दक्षिण बंगाल क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी खुजूर ने दूरदर्शन को बताया कि कैफे युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो खूबसूरत कैफे है, अगर वक्त मिले तो जरूर जाइएगा। रुक करते अगली खबर का। रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से मिलकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से रेल नेटवर्क संपर्क अब 7 राज्यों में उपलब्ध है। सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना सिवोक रंगपो में तेजी से विकास हो रहा है। सिवोक रंगपो रेल परियोजना में स्पष्ट प्रगति दिखाई दे रही है। करीब 38 किलोमीटर की 14 मुख्य सुरंगों में 58% यानी 22 किलोमीटर का खनन कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 13 बड़े पुलों का 42% कार्य पूरा हो चुका है। और वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। यूरोपीय देश स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस गैस पाइपलाइन के लिए एक वैकल्पिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि ये गैस पाइपलाइन बार्सिलोना और मर्सेल के बीच प्राकृतिक गैस को और हाइड्रोजन को पहुंचाएगी। घोषणा पहले बनने वाले मिडकैट गैस पाइपलाइन के लिए चल रही बातचीत समाप्त होने के बाद आ रही है, जो पिरुनी से होकर गुजरने वाली थी। स्पेनिश ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार स्पेन और पड़ोसी फ्रांस के बीच बनने वाला ये पाइपलाइन पानी के नीचे होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री सांचेज ने बताया कि तीनों देशों के नेता जल्द ही फिर मुलाकात करेंगे, जहां इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक निवेश, समय और हर देश में निवेश में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा भी की जाएगी। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राष्ट्र अध्यक्षों से और उसकी महंगाई के खिलाफ मिलकर कदम उठाने की अपील की। यूरोप में आसमान छूती ऊर्जा की कीमतों के बीच उन्होंने कहा कि अब छोटे कदम उठाने का समय बीत चुका। मेत्सोला ने कहा कि अब सरकारों को यूरोप के नागरिकों के खर्च कम करने के लिए कुछ निर्णायक फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि संकट से आने वाले सामाजिक और आर्थिक झटकों से लोगों को राहत दी जा सकती है और आसमान छूती ऊर्जा की कीमतों को भी नीचे लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबको साथ मिलकर आना होगा। ब्रसेल्स में चल रही यूरोपीय संघ की बैठक में हिस्सा लेने आए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट ने बताया कि नीदरलैंड ऊर्जा कीमतों पर मूल्य कैप लगाने के विरोध में नहीं है। प्रधानमंत्री मार्क रट ने यह भी कहा कि हम इसके विरोध में नहीं हैं, हम बस ये चाहते हैं कि ये ठीक से काम करे। आपको बता दें कि इससे पहले यूरोपीय संघ की बैठक के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि नीदरलैंड और जर्मनी समेत कई देश ऊर्जा की कीमतों पर कैप लगाने के समर्थन में नहीं। वहीं फ्रांस और पोलैंड समेत करीब 15 देश कैप लगाने के समर्थन में हैं। डच प्रधानमंत्री रट ने कहा कि यह अच्छी बात है कि 15 देश इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता हूं। 2 सप्ताह में यूरोपीय संघ की ये दूसरी बैठक हो रही है, जहां रट और बाकी नेता यूरोप में चल रहे ऊर्जा संकट के लिए समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने नए प्रधानमंत्री चुनाव के लिए नियम निर्धारित किए। पार्टी के अध्यक्ष सर जैक बेरी ने कहा कि 1922 समिति के नियमों के आधार पर कंजर्वेटिव पार्टी का अगला नेता चुनने के लिए त्वरित ऑनलाइन वोटिंग होगी। चुनाव के सभी चरण शुक्रवार यानी 28 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। 1922 समिति के अध्यक्ष पर इयान ब्रेडी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए योग्यता सीमाएं तय की गई हैं। गौरतलब है कि 100 सदस्यों वाली संसद में पीएम पद के उम्मीदवार के 3 प्रत्याशियों का चयन होगा। 24 अक्टूबर को होने वाले मतदान में 3 प्रत्याशियों में से 2 का चयन होगा, जबकि तीसरा उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हो जाएगा। अंतिम 2 उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन मतदान के जरिए किया जाएगा, जिसमें लगभग 1,70,000 कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य भाग लेंगे। खबर ब्राजील से, जहां के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर से पहले वामपंथी नेता और पूर्व राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने अपने प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को रियो डी जेनेरियो में अपनी रैली के दौरान बोल्सोनारो के कार्यकाल के दौरान पारित किए गए विधेयकों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बोल्सोनारो ने शिक्षा पर कम ध्यान दिया और हथियारों पर पैसे ज्यादा खर्च किए और इसके लिए बिल भी लाया गया। इसके साथ ही उन्होंने गलत बयानी के लिए बोल्सोनारो की आलोचना भी की। इससे पहले रविवार को हुई राष्ट्रपति पद की बहस में बोल्सोनारो ने सिल्वा की पार्टी पर उसके शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर बड़ा हमला बोला। हाल ही में डेटा फोल्हा सर्वे में सिल्वा निर्णायक बढ़त बनाते दिखे। उन्हें 49% मतदाताओं का समर्थन मिला, जबकि बोल्सोनारो को केवल 45%। इसके अलावा सर्वे से ये भी पता चला कि 94% मतदाताओं ने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें किसे अपना वोट देना है। ब्राजील की उच्च निर्वाचन अदालत ने लूला बोल्सोनारो के चुनावी अभियान से पहले गलत सूचनाओं को फैलाने पर शिकंजा कसा। अदालत ने जायर बोल्सोनारो और लूला दा सिल्वा के बीच चल रही चुनावी अभियान में ऑनलाइन गलत सूचनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। अदालत ने कहा कि इन उपायों का मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी पर रोक लगाना है। अदालत ने दुष्प्रचार वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने गलत जानकारी वाले वीडियो और ऑनलाइन अभियान को हटाने के लिए 2 घंटे का समय दिया। इसके बाद जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री मिलेगी उस पर $19,000 प्रति घंटे का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मतदान से 48 घंटे पहले भी भुगतान वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी।
अमेरिका ने ईरान पर रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा कि ईरान रूस की सेनाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दे रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस के अनुसार ईरानी सैनिक सक्रिय रूप से क्रीमिया में रूसी सेना का सहयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। साथ ही रूस ने भी ईरान में बने हथियारों के उपयोग से इनकार किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को सैनिकों को प्रशिक्षण का जो उनका केंद्र है उसका दौरा किया। इस दौरान पुतिन ने स्नाइपर राइफल से खुद भी निशाने लगाए, जिसका अर्थ यूक्रेन में लड़ने जा रहे सैनिकों के लिए अपना समर्थन दर्शाना था। रूसी राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री सरगई शोइगु भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने पुतिन को बताया कि जवानों को किस कदर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति का ये दौरा यूक्रेन के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित किए जाने के एक दिन बाद हुआ। यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पुतिन के इस दौरे की निंदा की गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं। ट्रंप पर चल रहे मामलों में उनके समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद पर किए गए हमले के अलावा टैक्स में छूट लेने और लोन लेने लिए अपनी संपत्ति की कीमतों को बढ़ाने का आरोप इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक कंपनी पर भी अगले सप्ताह तक टैक्स घोटाले के मामले में आपराधिक मुकदमा दायर होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से अपने दावेदारी को पेश कर सकते हैं। रुक करते हैं खेल की खबरों का। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अंतिम 8 के मुकाबले में लक्ष्य का सामना जापान के कोडाई नरोवाका से होगा। गौरतलब है कि लक्ष्य ने प्री क्वार्टर में अपने हमवतन एचएस प्रणॉय को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। वहीं पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी से भिड़ेंगे। इस भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अब बात आईसीसी टी20 विश्व कप की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें लगी हुई हैं रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर। यह मुकाबला ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस महामुकाबले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मेलबर्न में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने एमसीजी का जायजा लिया। देखते हैं रिपोर्ट। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का इतिहास कमाल का है। शेन वॉर्न की प्रतिमा आप यहां पर देख सकते हैं। काफी रिकॉर्ड्स उन्होंने यहां पर अचीव किए। जो 700वीं विकेट शेन वॉर्न ने ली थी वो भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आई थी। लेकिन बिग टिकट मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, सुपर 12 का लीग मुकाबला यहां पर खेला जाएगा एमसीजी में। और सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। ऑनलाइन टिकट जब स्टार्ट हुई 7-8 मिनट में ही सारी टिकट्स बिक गई। तो ये दिखाता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। क्रिकेट इतिहास में हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। हम इतिहास की बात करें, भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में 2021 में भारत वो मुकाबला हार गया था जो दुबई में खेला गया था। एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में भारत ने जीत प्राप्त की थी और दूसरे मुकाबले में भारत हार गया था। तो इस लिहाज से हम देखें तो भारत की यहाँ पर ऑन पेपर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं।
शाहीन आफरीदी जो है उनके तेज गेंदबाज, उनकी वापसी हुई है। बाबर आजम को हम जानते हैं वो कितने बढ़िया फॉर्म में हैं। मोहम्मद रिजवान हम देखते हैं कि वो T20 के नंबर 1 क्रिकेटर है। देखने वाली बात होगी कि ये मुकाबला किस तरह का होता है और मोमेंटम यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। भारत के लिए पहला मुकाबला जीतना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से तीसरा मुकाबला होगा, दूसरा सिडनी में होगा, लेकिन पहला मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है वर्ल्ड कप में आगे के सफ़र के मद्देनज़र। अगर हम उसको देखें तो हिस्ट्री की बात करें MCG की, तो पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था हिस्ट्री में 1877 में वो MCG में खेला गया था। भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो 1985 में जो भारत वर्ल्ड सीरीज जीता था, बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज, वो भी यहां पर जीते थे। तो इस लिहाज से काफ़ी और रिकॉर्ड्स हैं, काफ़ी खिलाड़ियों ने यहां पर रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 95,000 से 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी, आप देख सकते हैं कि 1 लाख लोग भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ये देख रहे होंगे। सबकी नज़र होगी भारत और पाकिस्तान मुकाबले पर और चिर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, और देखने वाली बात होगी कि भारत ये मुकाबला जीत पाता है या नहीं। मेलबर्न से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़। तो सब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें रहेंगी इस मैच पर। और अब बात करते हैं ISSF शूटिंग को लेकर। अनीश और सिमरनप्रीत कौर ने कल ISSF विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में यूक्रेन के यूलिया कैरोस्टाइलोवा और मैक्सिम होरनडाइंटिस की अनुभवी जोड़ी से 14-16 से हार कर रजत पदक से ही संतोष किया। इसके साथ ही पदक तालिका में भारत ने कुल जो उनके पदकों की संख्या है वो 26 हो गई, जिसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत, 10 कांस्य शामिल हैं। भारत अब भी तालिका में चीन से पीछे दूसरे स्थान पर। वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में 3 भारतीयों ने एलिमिनेशन दौर की बाधा पार की, जिसमें पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 4 कोटे दांव पर लगे हैं। अंजुम मुदगिल 587 अंक के रिले 1 में स्थान पर रहीं और स्विफ्ट कौर समरा ने 585 अंक से रिले 2 में 7वां स्थान हासिल किया। आशी चौकसी 581वें अंक से इस रिले में 18वें नंबर पर रहीं। ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर स्पर्धा के क्वालिफाइंग दौर के में 578 अंक के स्कोर से शीर्ष पर हैं, लेकिन रैंकिंग राउंड में 5वां स्थान हासिल कर पाई। एक नज़र कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2119 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2500 से ज़्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76%। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.97% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.13%। और अब बात टीकाकरण के आंकड़ों को लेकर, जो कि बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 50 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,63,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। चुनाव से पहले केसीआर ने तेलंगाना के दलितों से ये वायदा किया था कि वो उनको 3 एकड़ जमीन देंगे। चुनाव हो गए, केसीआर जीत भी गए, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी तेलंगाना के सभी दलित परिवारों को 3 एकड़ जमीन भी नहीं मिली। पेश है तेलंगाना जिले मेदक से ये खास रिपोर्ट। बदहवास का अपने कागज दिखा रहा है रमेश। मदुरै तेलंगाना के जिला मेदक के गांव रेड्डीपल्ली का रहने वाला है। दलित समुदाय से आने वाले रमेश के पिता गुजर गए हैं। घर में मां, बीवी और 2 बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर ही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने वायदा किया था कि वो हर दलित परिवार को 3 एकड़ जमीन देंगे, ताकि उस जमीन पर ये लोग खेती कर अपना पेट पाल सके। लेकिन करीब 8 साल गुजर गए और रमेश के परिवार को आज तक जमीन मिलना तो दूर, उसके दर्शन भी नहीं हुए। रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर लगाकर रमेश की चप्पलें घिस गईं, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। ताज्जुब की बात यह भी है कि उसके स्वर्गीय पिता के नाम पहले 1 एकड़ खेत था। अब राज्य सरकार ने विकास के नाम पर उसमें से आधी से ज्यादा जमीन ले ली। आप समझ सकते हैं कि 3 एकड़ का वायदा किया वो तो मिली नहीं, अलबत्ता जो 1 एकड़ जमीन उसके पास थी उसमें से भी आधी से ज्यादा राज्य सरकार ने ले ली। किधर भी आपको
काम भी हमको नहीं मिला है। 3 एकड़ बोला है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और क्या है ये ज़मीन खाली रहे तो भी 3 लाख ऐसा देता हूँ घर बनाने के लिए, वो भी बोला है ना, वो भी कुछ नहीं है अभी तक वो नहीं आया है। रेवेन्यू ऑफिस इसके लिए दलित बंद ये 3 एकड़ के लिए कुछ अभी तक बोला नहीं है, लेकिन ये हमारा जमीन खुद 1 एकड़ था वो भी गया है। रमेश की मां 68 साल की है। बुढ़ापे में बेटी की मजदूरी का ही सहारा है। जिस दिन मजदूरी मिल गई तो परिवार का पेट भर गया, नहीं मिली तो सिर्फ फाका। मेदक के ही चेंगुडा ब्लॉक के साईं बाबा भी दलित हैं और पेशे से टेलर की दुकान पर मजदूरी करते हैं। परिवार बड़ा है लेकिन उसको चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं हाथों पर है जिनसे कपड़ा सिल रहा है। जब हम इनके घर पहुंचे तो साईं बाबा ने अपने हर कागज दिखाए, सरकारी ऑफिस में लगाई गई एप्लीकेशन भी दिखाई, अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाया और आखिर में यही बोला कि केसीआर ने हमको ठग लिया। दलितों के नाम पर बातें तो बहुत केसीआर ने की लेकिन कभी दलितों का ध्यान नहीं रखा। मेदक जिले के दलित समाज से आने वाले सभी लोगों ने यह कहा कि उन्हें अभी तक 3 एकड़ जमीन नहीं दी गई, जबकि पूरे देश में केसीआर अपनी योजनाओं का गुणगान करते रहते हैं। पहली बात तो सरकार आने से पहले केसीआर बोले कि एससी वाले को 3 एकड़ भूमि जमीन दे करके बोले, मगर अभी तक वो जमीन दिया नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग ऑफिस में भी घूम घूम के थक गए, मगर अभी तक जमीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कुछ भी बोले तो आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में करके बोला। हम लोग को एक जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग खाली मेहनत करके खा के जीने वाले आदमी लोग हैं, टेलर के काम करके जी रहे हैं हम लोग। और इसके बाद केसीआर बोले हर एक आदमी को 10 लाख रुपए देंगे, बोलेगे एससी वालों को। ये जमीन का ही प्रॉब्लम साल हो गया, 10 लाख रुपए वहाँ कहाँ से देंगे इन्हों। इसलिए केसीआर पूरे झूठ बोल रहे हैं और पूरे गलत बात कर रहे हैं और दलितों को पूरा दबाने के काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। दलितों को पूरा परेशान करने के काम है, कुछ भी नहीं है। चेंगुटा ब्लॉक में करीब 28 गांव ऐसे हैं जहां दलित आबादी रहती है, जिनमें करीब 20,000 लोग दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यहां एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां किसी को 3 एकड़ जमीन मिली हो। राज्य के ये हालात तब हैं जब सिद्धिपेट जिले की गजवेल विधानसभा से केसीआर चुनाव लड़ते हैं और मेदक जिला उसी से लगा हुआ है। लीडर यहाँ लोकल का दलितों के लिए 8 साल के पहले हम लोगों को पहले सीएम करते बोला, एक दलितों को सीएम वो नहीं करा। हमें वो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल वो 3 एकड़ लैंड देता बोला, 3 एकड़ दलितों को वो भी नहीं दिया। उसका बाकी का कोशिश रहे पूरा। और नया क्या बोल रहा अभी दलिता बंद देता बोल के सबको तेलंगाना में सब दलितों को हर एक नंबर तीसरा ये दलिता बंद देता बोल के ये भी नया हमें दे रहा। अब तक 3 हो गए, अब तक किसको भी दलिता बंद नहीं आया। 3 एकड़ एक मेरा गांव में 3 एकड़ नहीं आया और एक दलित सीएम नहीं बना। और 150 का अम्बेडकर का स्टैचू बना था हैदराबाद में बोल के, वो भी एक हामी दिया। अभी 8 साल के उसका 2 बार गवर्नमेंट आया, एक हामी भी हमारा गांव में हमारा मंडल में उसका कुछ भी नहीं दिया। और इन लोगों की कहानियां केसीआर के दलित प्रेम को दिखाती हैं कि केसीआर का दलित प्रेम किस तरह का है। शुरुआत में 3 एकड़ जमीन हर दलित परिवार को देने का वायदा केसीआर ने किया था, लेकिन 8 साल गुजर गए, दलित परिवारों को वो जमीन नहीं मिल पाई। इसके बाद एक और वायदा किया गया कि दलित परिवारों को 10 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। आप समझ सकते हैं कि ये कैसा दलित प्रेम है कि 3 एकड़ जमीन अभी मिली नहीं, एक दूसरा वायदा कर दिया कि 10 लाख रुपए प्रति परिवार को दी जाएगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेदक। कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा हो तो बाधाएं आड़े नहीं आती। ऐसी ही कहानी है सिवान के दिव्यांग बालिका प्रियांशु की, जो एक पैर ना होने के बावजूद 2 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती थी। सोशल मीडिया और दूरदर्शन पर एक खबर आने के बाद मदद के लिए लोग आगे आए। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के बंथू श्रीराम गांव की रहने वाली 11 वर्षीय छात्रा प्रियांशु को नई जिंदगी मिल गई है। अब से महज 2 महीने पहले प्रियांशु कुछ इस तरह चलकर स्कूल जाती थी।
यह दृश्य सोशल मीडिया और दूरदर्शन पर देखकर लोगों के दिल पसीजे। कुछ संस्थाएं आगे आईं और जिलाधिकारी अमित पांडे ने ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। फिर एक कृत्रिम पैर भी मिल गया। अब प्रियांशु अपने दोनों पैरों पर चलकर स्कूल जाती है। अब प्रियांशु और उसके माता पिता भी काफी खुश हैं। मैं पैदल जाती थी 2 किलोमीटर, मेरा अब पैर बन गया है। अब मैं साइकिल से कभी कभी जाती हूँ। टीडी न्यूज के आगे चला तब सरकार और मदद किए, बैसाखी दिए, साइकिल दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा बेटी को पैर लग गया, अब उसी को पढ़ाई लिखाई में मदद सरकार करे। मैं यही चाहती हूँ सरकार से मदद कि हमारे नाती ने एगो पैर से थी चल के जातला से पढ़े, अब 2 पैर से चल के जा रहा बिया। चैनल के दिन हमें अब सरकार के धन्यवाद बोलतनी। आगे एगो साइकिल एगो बैसाखी मिलल बा, लड़की हमारे ऊपर चढ़ के पढ़े जाती है। प्रियांशु अब आत्मनिर्भर हो गई है और जीवन में बहुत कुछ करने की तमन्ना रखती है। सिवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।